Good morning, students. I am Pramila Minch from Department of Political Science. Today we will commence with our first chapter, that is Union Executive. तो हम लोग आज देखेंगे संघीय कार्यपालिका। सबसे पहले हम लोग देखते हैं भूमिका या इंट्रोडक्शन। क्या है संघीय कार्यपालिका? विकास और महत्व की दृष्टि से सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अंग कार्यपालिका है। प्राचीन और मध्यकाल में सरकार की सभी शक्तियों यानी काम करने का जो तरीका है, सबसे पहले आता है एक नंबर में कानून का निर्माण, दूसरा है कानूनों को लागू करना, तीसरा है न्याय संबंधी सभी शक्तियों का प्रयोग वह राजा या सम्राट के समान करता है। आधुनिक लोकतांत्रिक युग में सरकार के काम का भार 3 अंगों में बटा हुआ है, लेकिन व्यवहारिक रूप में सबसे अधिक जिम्मेदारी कार्यपालिका की होती है। इसलिए आमतौर पर कार्यपालिका को ही सरकार समझ लिया जाता है। तो बच्चों, इस चैप्टर का यह था भूमिका। तो आगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आता है कार्यपालिका का अर्थ एवं परिभाषा। कार्यपालिका के लिए क्या अर्थ बतलाया गया है या उसका क्या परिभाषा दी गई है। मीनिंग एंड डिफाइंड ऑफ एग्जीक्यूटिव, यह क्या है? तो चलिए आगे देखते हैं। व्यापक अर्थों में कार्यपालिका में वे सभी कर्मचारी शामिल होते हैं जो प्रशासनिक कार्य करते हैं। दूसरे शब्दों में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से लेकर गांव के ग्राम सेवक तक सभी कार्यपालिका में शामिल होते हैं। परंतु संकुचित अर्थ में कार्यपालिका का अर्थ सरकार के मुखिया और मंत्रिमंडल से ही होता है। राजनीति शास्त्र के अध्ययन के क्रम में कार्यपालिका शब्द का प्रयोग संकीर्ण अर्थ में किया जाता है। इसका परिभाषा गार्नर के अनुसार या गार्नर के शब्दों में इन्होंने कार्यपालिका के लिए क्या परिभाषा दी है। व्यापक और सामूहिक अर्थ में कार्यपालिका में वे सभी राज्य कर्मचारी तथा संस्थाएं आ जाती है जिनका संबंध राज्य की इच्छा को लागू करने से है और वह कानून के रूप में प्रकट की गई है, जिससे सभी को सुविधाएं होती है काम करने के लिए। तो यह था परिभाषा गार्नर के शब्दों में। तो आगे है कार्यपालिका के प्रकार या टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, यह क्या है। कार्यपालिका के विभिन्न प्रकारों का ज्ञान प्राप्त करने से पहले हमें यह जानकारी प्राप्त कर लेना जरूरी है कि इसके भिन्न भिन्न प्रकारों का आधार क्या है या इसका काम करने का तरीका क्या है। तो एक नंबर है कार्यपालिका की कानूनी शक्ति किसके पास है और व्यवहार में उसका प्रयोग कौन करता है। दूसरा है कार्यपालिका की शक्ति एक व्यक्ति के पास है या अधिक व्यक्ति उसे प्रयोग में लाते हैं। तीसरा है कार्यपालिका का स्वभाव क्या है। चौथा है कार्यपालिका के चुनाव का तरीका क्या है। इन आधारों पर कार्यपालिका के निम्नलिखित प्रकार हमारे सामने आते हैं। तो क्या क्या आते हैं? तो सबसे पहले आता है अस्थाई और राजनीतिक कार्यपालिका। इसमें 2 चीज़ें आ रही है, अस्थाई और राजनीतिक कार्यपालिका। कार्यपालिका के इन 2 स्वरूपों का विवरण इस प्रकार है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अस्थाई कार्यपालिका क्या है। अस्थाई कार्यपालिका से हमारा अभिप्राय उन सरकारी कर्मचारियों से है जो प्रशासन के कामों को लागू करने में सक्रिय भाग लेते हैं। इनमें कौन कौन भाग लेते हैं उनको जानना जरूरी है। तो कौन कौन है? पहला आता है मुख्य सचिव, उसके बाद सचिव, विभागीय सचिव, निदेशक, उपनिदेशक, सहायक तथा लिपिक। इतने लोग आते हैं। ये सभी कर्मचारी अस्थायी होते हैं और उनकी नियुक्ति एवं पदोन्नति योग्यता, क्षमता
और सेवा के आधार पर होती है। इनके कार्यकाल और वेतन पर राजनीतिक चुनाव आदि का असर नहीं होता और वे चुनाव में सक्रिय रूप से भाग नहीं ले सकते। इनकी स्थिति एक कारीगर के समान होता है जो राजनीतिक कार्यपालिका की इच्छा अनुसार नीतियों को तैयार करते हैं और उन्हें लागू करते हैं। अस्थायी कार्यपालिका को लोक सेवाओं के नाम से भी पुकारा जाता है। तो बच्चों, यह था अस्थायी कार्यपालिका। अब दूसरा आ जाता है राजनीतिक कार्यपालिका। यह क्या है? राजनीतिक कार्यपालिका सरकार पदाधिकारियों से संबंधित है जिनको जनता चुनाव द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनती है। तो ये आ जाता है राजनीति में, इसलिए इसे जनता चुनता है प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। उदाहरण के लिए भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री आदि, इनका जो चुनाव होता है, चुनाव हारने या विधान पालिका द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिमंडल को पद से हटा दिया जाता है। अगर ये सही ढंग से काम नहीं करते हैं तो उन्हें मंत्रिमंडल के पद से हटा दिया जाता है। तो बच्चों, ये दो चीज़ें थी, अस्थायी और राजनीतिक कार्यपालिका। आज मैं आप लोगों को इतना ही बतलाकर क्लास समाप्त करती हूँ। थैंक यू।